Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को अपना सहयोग देने के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप से जुड़ें ताकि हम आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा लाते रहें। नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किताब के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर पंचायती राज पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। हमारे पास सोर्स के तौर पर एनसीईआरटी का ये चैप्टर तो है ही, लेकिन हम सिर्फ इसे पढ़ेंगे नहीं, हम इसके धागे खोलकर देखेंगे कि यूपीएससी अपने पिछले सालों के सवालों में इसे कैसे पिरोता है। हमारा मिशन है शासन को दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों से निकालकर गांव की चौपाल तक ले जाना और समझना, ताकि सिविल सेवा परीक्षा की नींव एकदम मजबूत हो। तो चले शुरू करें। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी है। किताब में हरदास गांव का जिक्र है, जहां लोग ग्राम सभा की बैठक के लिए इकट्ठे हुए हैं। माहौल में थोड़ी गहमा-गहमी है। तो सबसे पहले ये ग्राम सभा आखिर है क्या? क्या ये कोई खास लोगों की कमेटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ग्राम सभा गांव की संसद है। गांव की संसद? हाँ, जहां हर वोटर एक सांसद है। कोई आपका प्रतिनिधि नहीं, आप खुद अपनी बात रखते हैं। जिस भी व्यक्ति की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो अपने आप ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। ये है असली प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां फैसले बंद कमरों में नहीं, सबके सामने होते हैं। मतलब गांव का हर एक वोटर, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो हरदास गांव की इस संसद में क्या चल रहा था? क्या मुद्दे थे वहां के? मुद्दे वही थे जो किसी भी असली गांव के होते हैं। सबसे पहले तो गांव को जो मुख्य सड़क से जोड़ने वाली कच्ची सड़क है, उसकी मरम्मत का सवाल उठा। फिर पानी की किल्लत की जो बड़ी समस्या है, उस पर गर्मा-गर्म बहस हुई। अच्छा। कुछ लोगों ने कहा कि हैंडपंप और गहरे खुदवा दो, तो कुछ ने कहा कि नहीं, पुराने कुओं की सफाई करवा लेते हैं। और तभी एक सदस्य ने कुछ अलग बात कही थी, है ना? वाटरशेड डेवलपमेंट जैसी कोई बात। जी, एक सदस्य ने कहा कि ये सब तो फौरी उपाय हैं। हमें पानी बचाने और जमीन में पानी का स्तर बढ़ाने के लिए जल संरक्षण, या जिसे वाटरशेड डेवलपमेंट कहते हैं, वैसे लंबे समय तक चलने वाले उपाय सोचने चाहिए। ये दिखाता है कि ग्राम सभा में सिर्फ आज की नहीं, बल्कि कल की सोच पर भी चर्चा होती है। बिल्कुल। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, विकास की बातें हो रही हैं। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल लिस्ट पर बात शुरू होती है। हाँ, और यहीं पर जमीनी लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। जैसे ही बीपीएल लिस्ट पढ़ी जाने लगी, लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। अच्छा? हाँ, एक ने दूसरे से कहा, अरे नटवर ने तो अभी-अभी एक नई मोटरसाइकिल खरीदी है और उसका नाम लिस्ट में है। एक और आवाज आई, बिरजू के पास तो इतनी जमीन है, फिर भी उसका नाम है। और इन सब के बीच एक जरूरतमंद आदमी ओम प्रकाश, जो एक भूमिहीन मजदूर है, उसका नाम लिस्ट से गायब था। लोग फुसफुसा तो रहे थे, लेकिन शायद सबके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। और यहीं पर ग्राम सभा का असली महत्व समझ आता है। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, यह सत्ता के समीकरणों को चुनौती देने का एक मंच है। सरोज नाम की एक सदस्य खड़ी हुई और उसने सरपंच से सीधे सीधे पूछा कि ओम प्रकाश का नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। अच्छा, किसी ने तो हिम्मत दिखाई। हाँ, जबकि वो गांव के सबसे गरीब लोगों में से एक है। अब सोचिए, ओम प्रकाश शायद खुद बोलने में हिचकिचाता, लेकिन ग्राम सभा ने सरोज जैसे किसी और को उसकी आवाज बनने का मौका दिया है। ये दिखाता है कि जमीनी लोकतंत्र कैसे सामाजिक बाधाओं को तोड़ सकता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब एनसीईआरटी की किताब में दी गई एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये लोकतंत्र की सबसे निचली सीढ़ी की ताकत दिखा रही है। क्या यूपीएससी इस तरह की जमीनी ताकतों को पहचानता है? क्या इससे जुड़ा कोई सवाल कभी आया है? बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये कानून की ताकत है। 2013 के यूपीएससी प्रीलिम्स में वन अधिकार अधिनियम 2006 पर एक सीधा सवाल था। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर। जी, सवाल था कि व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रक्रिया कौन शुरू करता है। ऑप्शंस में कई सरकारी विभाग थे, लेकिन सही जवाब था ग्राम सभा। ये दिखाता है कि देश का एक बड़ा कानून भी ये मानता है कि जंगल और जमीन से जुड़े असली फैसले लेने का हक वहां रहने वाले लोगों की ग्राम सभा को है। ये तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो ठीक है, ग्राम सभा ने चर्चा कर ली, बहस कर ली और फैसले ले लिए, लेकिन इन फैसलों को जमीन पर उतारेगा कौन?
सड़क की मरम्मत कौन करवाएगा, बीपीएल लिस्ट में नाम कौन जोड़ेगा, यहाँ ग्राम पंचायत की क्या भूमिका आती है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर ग्राम सभा गांव की संसद है तो ग्राम पंचायत उसकी कार्यपालिका है। अच्छा, उसकी कैबिनेट। हाँ बिल्कुल, ग्राम पंचायत वो चुनी हुई संस्था है जो ग्राम सभा के फैसलों पर काम करती है। गांव को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है जिसे हम वार्ड पंच कहते हैं। और फिर गांव के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। ये पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। और एक पंचायत सचिव भी तो होता है, वो कौन है? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। सचिव चुनावा सदस्य नहीं होता, उसकी नियुक्ति सरकार करती है। अच्छा, वो सरकारी आदमी है। जी, वो एक तरह से पंचायत का सरकारी प्रतिनिधि है। उसका काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, चर्चा का पूरा रिकॉर्ड रखना और ये पक्का करना कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो। संक्षेप में कहें तो ग्राम पंचायत अपने हर काम के लिए ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि गांव के लोगों ने ही तो उसे चुना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि पंचायत जवाबदेह है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? मतलब 5 साल में एक बार वोट देने के अलावा ग्राम सभा के पास सरपंच को काबू में रखने का क्या कोई और तरीका भी है? अगर पंचायत काम न करे तो क्या लोग बीच में ही उसे हटा सकते हैं? आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रख दिया। कायदे से तो ग्राम सभा की नियमित बैठकें होनी चाहिए, जहां पंचायत को अपने काम का हिसाब देना होता है। कई राज्यों के पंचायती राज कानूनों में राइट टू रिकॉल यानी चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का भी प्रावधान है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। असली चुनौती यही है कि ग्राम सभा के सदस्य कितने जागरूक हैं और अपनी शक्ति का कितना इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि हरदास गांव की पंचायत बहुत अच्छी है और काम करना चाहती है, तो जो सड़क बननी है और हैंडपंप गहरा होना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या सरपंच घर घर जाके चंदा इकट्ठा करेंगे? नहीं नहीं, यहीं पर वो पूरा सिस्टम काम आता है। पंचायत की आमदनी के कई स्रोत होते हैं। पहला तो है कि वो घरों और बाजारों पर छोटे मोटे टैक्स लगा सकती है। दूसरा और सबसे बड़ा स्रोत है सरकार से मिलने वाला पैसा। केंद्र और राज्य सरकार से? जी, केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग योजनाओं के लिए पैसा देती हैं, जो जिला और ब्लॉक लेवल से होता हुआ ग्राम पंचायत तक पहुंचता है। इसके अलावा कुछ लोग समुदाय के काम के लिए दान भी देते हैं। ठीक है, तो गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत काम कर रही हैं, लेकिन एक अकेला गांव तो सब कुछ खुद नहीं कर सकता। उसे बड़े संसाधनों और योजनाओं से जुड़ने की जरूरत होगी। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो इन पंचायतों को आपस में और जिले से जोड़ती हो? बिल्कुल, और यहीं पर पंचायती राज का पूरा 3 सीढ़ियों वाला ढांचा सामने आता है। ये अकेला काम नहीं करता। पहली सीढ़ी तो है ग्राम पंचायत, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये गांव के लेवल पर काम करती है। इसके ऊपर दूसरी सीढ़ी है जनपद पंचायत, या जिसे पंचायत समिति भी कहते हैं। ये ब्लॉक के लेवल पर होती है। एक ब्लॉक में कई सारी ग्राम पंचायतें आती हैं और ये उन सब के कामों में तालमेल बिठाती है और उनके विकास की योजनाएं देखती है। और सबसे ऊपर की सीढ़ी? सबसे ऊपर यानी तीसरी सीढ़ी है जिला पंचायत, जिसे जिला परिषद भी कहते हैं। और ये जो तीसरा स्तर है, ये एक तरह से पूरे जिले का थिंक टैंक और खजाना है। थिंक टैंक और खजाना? हाँ, जिले भर के विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ बनती हैं, पैसा यहाँ से आता है। यही जिला परिषद पंचायत समितियों की मदद से ग्राम पंचायतों तक पैसा और योजनाओं को पहुँचाने का इंतजाम करती है। इसका मतलब ये तीनों एक चेन की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। एकदम सही। और यूपीएससी मेंस की तैयारी के लिहाज से इस चेन को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी लगता है कि हमारा संविधान बनाने वालों ने कितनी दूर की सोची थी। उन्होंने यह समझा कि दिल्ली में बैठकर हर गांव के लिए फैसला नहीं लिया जा सकता। सही कहा। इसीलिए उन्होंने सत्ता को इस तरह नीचे तक पहुंचाया। लेकिन यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। क्या जिला परिषद से चला पैसा और योजनाएं हरदास गांव तक उसी तरह पहुंचती हैं जिस तरह कागज पर लिखी गई हैं? हाँ, यहीं पर तो असली सिस्टम का टेस्ट होता है। और शायद यहीं पर एक सिविल सेवक की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती होगी, ये देखने के लिए कि इस चेन में कोई रुकावट ना आए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक आईएएस या पीसीएस अधिकारी के तौर पर आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि आप इस पूरी मशीनरी पर नजर रखें। ये सुनिश्चित करना कि फंड्स का सही इस्तेमाल हो रहा है,
योजनाएं ठीक से लागू हो रही हैं और सबसे जरूरी कि ग्राम सभा जैसी संस्थाओं की आवाज को दबाया नहीं जा रहा है। ये पंचायतें ही शासन की वो आखिरी कड़ी हैं जहां योजनाएं हकीकत में बदलती हैं। अगर ये कड़ी कमजोर हुई तो सबसे अच्छी योजना भी फेल हो जाएगी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने ग्राम सभा यानी गांव की संसद और ग्राम पंचायत यानी गांव की सरकार के बीच का फर्क समझा। हमने हरदास गांव की कहानी से देखा कि कैसे ग्राम सभा में आम लोग अपनी आवाज उठाकर पारदर्शिता और जवाबदेही तय कर सकते हैं, और आखिर में हमने पंचायती राज के पूरे 3 स्तरीय ढांचे को समझा जो गांव को ब्लॉक और जिले से जोड़ता है। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इसका सार ये है कि एनसीईआरटी की ये बुनियादी बातें सिर्फ रटने के लिए नहीं है। ये नींव का वो पत्थर है जिस पर आप शासन, सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास जैसे विषयों की पूरी इमारत खड़ी करते हैं। प्रीलिम्स में तो सीधे सवाल आते ही हैं, जैसा हमने वन अधिकार अधिनियम के उदाहरण में देखा, लेकिन मेंस में एक असरदार और गहरा जवाब लिखने के लिए इन जमीनी संस्थाओं की समझ अनिवार्य है। किताब में एक लाइन लिखी है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। ये सुनने में बहुत आदर्श लगता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है कि असली चुनौती ये सुनिश्चित करने में है कि ये जवाबदेही कागजों से निकलकर जमीनी हकीकत कैसे बने, और एक सिविल सेवक के रूप में इस प्रक्रिया को सिर्फ मॉनिटर करने के अलावा इसे वाकई मजबूत करने में क्या भूमिका निभाई जा सकती है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को अपना सहयोग देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करें। हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसी गहरी चर्चा लाते रहेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.